कहानी की शुरुआत में एक लड़का अपने बारे में बता रहा है। उसका नाम सन है। उसका जन्म चीन के एक छोटे से गांव में हुआ है। मेरा गांव किसी तस्वीर की तरह बेहद खूबसूरत था। सर्दियों में छत पर धूप सेकना और गर्मियों में खिड़की से बहती हुई लुभावनी हवा और सामने खुला गांव का ये मनोरम दृश्य किसी का भी मन मोह लेती। मेरा वो गांव परियों के देश की तरह था। गांव में हमारा छोटा सा ही घर हुआ करता था और घर के नीचे दादी एक दुकान चलाती। बचपन से ही दादी के अलावा मेरा कोई नहीं था और मेरा पूरा बचपन उसी गांव में बीता। स्कूल खत्म करके मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर आ गया। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। अब मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। बिना नाश्ता किए भागते हुए मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। लेकिन पूरे दिन के मेहनत के बाद भी मेरे इंश्योरेंस के टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से हर रोज बॉस से डांट पड़ती। महीने के अंत में अपना टारगेट पूरा करने के लिए मैं सड़कों पर मारा मारा फिरता और हर रोज आखिरी बस से घर पहुंचता। कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद थी मुझे, मगर एक दिन वो भी साथ छोड़कर किसी और शहर चली गई। मैसेज में लिख दिया, जिंदगी रही तो कभी मुलाकात होगी, और याद के तौर पर अपनी एक तस्वीर छोड़ गई। फिर उसी दिन जब बॉस की पार्टी में देर से पहुंचा, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई। शराब के नशे में मैंने भी अपना आपा खो दिया और बॉस से कह बैठा, तुम खुद तो कोई मेहनत करते नहीं हो, सारी मेहनत हम करते हैं। इतना सुनने के बाद बॉस ने भी चुनौती दे दी, अगर इस साल के अंत तक तुमने 1000 इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी तो मैं तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। सन घर वापस आकर टूटे दिल और बिखरे सपनों को लेकर सो गया और फिर हमें सन की गांव में बिताई कुछ खट्टी मीठी यादों को दिखाया जाता है। बचपन में दादी हमेशा सन को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। एक बार यूं ही वो स्कूल जाते वक्त किताबें खोल कर बैठा था। दादी ने उससे कहा, अरे अभी भी पढ़ना जरूरी है क्या? किताब से सर उठाकर देखो, इस सुनहरी धूप में हमारा गांव कितना प्यारा लग रहा है। सन हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। जहाँ सारे बच्चे क्लास में मस्ती करते, वो एक कोने में बैठकर पढ़ता रहता। एक दिन उनके क्लास में एक नई लड़की आई। उसका नाम सुआंग है। टीचर ने कहा कि ये मेरी बहन की बेटी है, वो शहर से आई है और इस गर्मी में वो इस क्लास का हिस्सा बनेगी। फिर एक दिन स्वांग ने अपने क्लास के एक लड़के को घेर लिया और उसे मारने पीटने की धमकी दी, क्योंकि आज उसकी मासी जो कि टीचर है वो स्कूल नहीं आई है और उसे 5 रुपए की जरूरत है। वो लड़का डर के मारे वहीं बैठ गया। तभी सान वहाँ से गुजरा। सुहांग ने उसका भी रास्ता रोकते हुए कहा कि उसे 5 रुपए चाहिए। सान बोला, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, और जेब से दादी की बनाई पापड़ उसे खाने के लिए दिए। लेकिन उसे खाने के बाद भी स्वांग का गुस्सा शांत नहीं हुआ और तब उसने सान से एक सौदा किया कि आज से वो हर रोज उसे अपनी साइकिल में बिठाकर घर तक छोड़ने के लिए जाएगा। और उस दिन के बाद से सान उसे हर रोज स्कूल के बाद घर छोड़ने जाया करता। एक दिन स्वांग ने उससे पूछा, क्या हम अच्छे दोस्त बन गए हैं? सान बोला, हाँ, जब तक तुम मुझे मारोगी नहीं, और अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। एक दिन स्वांग ने उससे कहा, गर्मियां खत्म होते ही मुझे यहाँ से चले जाना होगा, इसीलिए जाने से पहले मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर इस गांव को देखना चाहती हूँ। सुना है वो इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह है। सान ने मना करते हुए कहा कि वो जगह बहुत दूर है और साइकिल से नहीं जाया जा सकता। लेकिन उस दिन के बाद से स्वांग ने गुस्सा से उसे बातें करना बंद कर दिया। अगर सान उसे पीछे से बुलाता भी तो वो मुड़कर जवाब नहीं देती। मजबूर होकर सान को उसकी बात माननी पड़ी। अब वो एक ऊंची जगह से अपने सुंदर गांव को निहार रहे हैं। सान बोला, अभी तो पहाड़ चढ़ने के लिए हमें और ऊपर जाना होगा, नहीं तो जल्द ही अंधेरा होने लगेगा। तभी वहाँ तारों की तरह टिमटिमाते हुए जुगनू निकल आते हैं। ये देखकर स्वांग वहाँ थोड़ी देर के लिए और रुकना चाहती है, मगर इतने में बारिश उतर आई और उन्हें झट से साइकिल पर सवार होकर नीचे गांव की तरफ मुड़ना पड़ा। रास्ते में ढलान होने की वजह से सान ने साइकिल पर अपना नियंत्रण खो दिया और वो एक पत्थर से टकराने ही वाले थे। सान ने दुखी होकर कहा, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, पता नहीं शहर जाकर अकेले नौकरी कैसे करूंगा। स्वांग बोली, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? आज हमने सुंदर गांव के दृश्य को देखा, जुगनू देखे और साथ में इतना सुंदर वक्त बिताया। तुम आज तक के मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए कभी खुद के बारे में ऐसा मत कहना। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, मगर मुझे एक बीमारी है जिसके इलाज के लिए मुझे कल ही शहर चले जाना होगा। सान बोला, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मगर जब तक सान उसके घर पहुँचा, स्वांग के माँ बाबा उसे लेकर जा चुके थे। स्वांग की आंटी ने बताया कि उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। वो बहुत रो रही थी और कह रही थी, सान ने कहा था कि वो मेरे लिए एक तोहफा लेकर आएगा।
और जाते जाते वो तुम्हारे लिए ये कह कर गई है कि इस बार की गर्मियाँ उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। वो तुम्हें और इस गांव को कभी नहीं भूलेगी। उस रात दरअसल जुगनू पकड़ने के लिए सन रात के वक्त दोबारा उस पहाड़ी पर गया था, जिन्हें स्वांग के जाने के बाद उसने उन्हें भी आजाद कर दिया। हम इसके बाद सान के आगे के सफर को दिखाते हैं। उसने गांव के स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई की, अच्छे नंबर लाए और शहर के एक अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। वहाँ उसे एक लड़की से प्यार भी हुआ। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे इंश्योरेंस कंपनी में बतौर पार्ट टाइम जॉब मिला, मगर एक दिन उस लड़की ने उसे छोड़ दिया और सान की जिंदगी हताशा में डूब गई। और इसके साथ ही कहानी वर्तमान में आ जाती है। और जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को गांव के नानी के घर में पाया। शोरगुल सुनकर जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि दादी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रही है। दादी ने उसे देखते ही कहा, जल्दी से नहाकर खाना खा लो। बाथरूम के अंदर से ही सान बोला, मुझे आज ही शहर लौटना होगा। ये सुनकर दादी ने उसके कपड़े छुपा दिए। ये समझते ही सान अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से भागने की फिराक में था कि बाहर निकलते ही किसी लड़की ने उसे रोक लिया। सान ने उसे पूछा कि तुम कौन हो, पर उस लड़की ने बिना कोई जवाब दिए उसकी दादी को आवाज देने लगी और फिर उन दोनों ने मिलकर सान को एक कुर्सी से बांध दिया। सान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझे वापस लौटना ही होगा। मैंने अपने बॉस को चैलेंज दिया है कि अगर 1 साल में 1000 पॉलिसी नहीं बेची तो मुझे उसके पांव पकड़ने होंगे। ये सुनते ही दादी गुस्सा होकर कहती है, कभी तो तुमने मेरे पांव नहीं पकड़े और इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके तुम किसी और के पांव पकड़ोगे। उनकी बातें सुन रही उस लड़की ने उसे आइडिया दिया, तुम शहर में कितने लोगों को जानते हो? यही कोई 5-10 लोगों को, लेकिन इस गांव में पूरे 40,000 लोग हैं जिन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो। तो तुम इस गांव से ही अपने 1000 पॉलिसी बेचने का टारगेट पूरा कर सकते हो। इसीलिए हमें आज से ही काम पर लग जाना चाहिए। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा टियर नाम का आदमी, जो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ता था। तभी सान को एहसास हुआ कि ये लड़की जरूर स्वांग है। लड़की बोली, मुझे पहचानने में इतनी देर लगा दी? सान बोला, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे लगा था कि अब तक तुम मर चुकी होगी। ये सुनकर उल्टा स्वांग उसे मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, लेकिन हर दफा तुमने यही कहकर मना कर दिया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लग जाएगा। अब इसके बाद जब सान अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ की हर एक चीज बिल्कुल पहले की तरह रखी हुई थी, जैसा कि वो 2 साल पहले छोड़कर गया था। उसकी किताबें, कपड़े, यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड की लिखावट भी ज्यों की त्यों है। शाम के वक्त उसने अपने दादी से कहा कि उसने तय किया है कि वो इसी गांव में रहकर अपने बॉस के टारगेट को पूरा करेगा। ये सुनकर उसकी दादी बहुत खुश होती है। अब अगले दिन ही वो अपने पहले टारगेट से मिलने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो टियान के वेयरहाउस के सामने पहुंचे, अंदर से माउजी नाम के किसी लड़के को लात मारकर बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि आइंदा से अगर पैसे ना हो तो जुआ खेलने मत आना। और वो लड़का उन दोनों को धक्का मारते हुए वहाँ से चला गया। इसके बाद वह वेयरहाउस के अंदर घुसे। दरअसल ये अवैध तरीके से बनाने वाले पटाखों और शराब का अड्डा है। अंदर कई सारे लोग बैठकर जुआ में पैसे भी लगा रहे हैं। अब वो दोनों जाकर जब टियान से मिले तो उसने उन्हें खुद को मिस्टर टियान कहने को कहा और पॉलिसी लेने से भी साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं। फिर उन्हें बाहर निकलवाने के लिए जैसे ही अपने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दी, वो दोनों भी सान के बचपन के दोस्त निकलते हैं। वो तीनों एक दूसरे को देखकर खुशी खुशी गले मिलते हैं और अपने बॉस से कहते हैं कि उन्हें आज के लिए छुट्टी चाहिए। वो सान के साथ मिलकर पार्टी करना चाहते हैं। अब ये सब देखकर तो बॉस का पारा चढ़ गया और वो उन्हें डांटने लगा। इतनी देर से चुपचाप खड़ा सान को भी गुस्सा आ गया और उसने भी उसे साफ साफ कह दिया, तुम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, गैर कानूनी धंधा करते हो। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। अब वहाँ से वापस लौटते वक्त उन्हें टीन नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि बोल नहीं सकती, इशारों में बातें करती है और एक मसाज पार्लर चलाती है। वो उन दोनों को अपने पार्लर के अंदर बुला रही है। तभी उसका भाई माउजी आकर उसे बुरा बर्ताव करके पैसे मांगने लगता है। वो झट से अंदर जाकर पैसों का लिफाफा लेकर आती है और उसे थमा देती है और वो एक बार फिर सान और स्वांग को धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। इस बार तो स्वांग का भी पारा गर्म हो गया। उसने उसे आड़े हाथ लेते हुए कहा, तुम हमें बार बार धक्का देकर क्यों जाते हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? और इस बात पर उन दोनों की अनबन हो गई। जब उसकी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया और जाते जाते कहा, ये दुकान मरने से पहले बाबा माँ ने हम दोनों के नाम की थी, इसीलिए अच्छा होगा कि जल्द से जल्द इसे बेचकर आधा पैसा मुझे दे दो।
दोपहर तक भूख लगाने पर वो दोनों एक नूडल्स की दुकान पर जाते हैं और आते ही खाने पर टूट पड़ते हैं। मगर तभी वहाँ क्यू नाम की एक बच्ची आती है जो सुआंग को माँ कहकर बुलाती है। ये सुनकर सान ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा एक पति भी है, क्या नाम है उसका? इतने में उस बच्ची ने सान को ही बाबा कह दिया। मगर आसपास के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इस बच्ची क्यू का रोज का काम है। वो रोज किसी नए को पकड़कर उनसे नूडल्स खिलाने को कहती है। सांग और स्वांग ने उसे भी एक प्लेट नूडल खरीद दी। फिर वहाँ से वो दोनों उसे कहीं लेकर जा रहे हैं। क्यू को समझते देर नहीं लगी कि ये पुलिस स्टेशन का रास्ता है। अंदर बहुत भीड़ होने की वजह से वो दोनों वहाँ बैठे बैठे सो गए। अब जब पुलिस ऑफिसर ने उन्हें अंदर बुलाया तो उनके कुछ कहने से पहले ही क्यू ने कहना शुरू कर दिया, ये दोनों मेरे माँ बाबा है, ये बस आपस में लड़ते रहते हैं और अब मुझे अस्वीकार कर रहे हैं। ये सुनकर तो उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया और ऑफिसर ने उन दोनों को बच्ची को घर ले जाने को कहा। वो दोनों उसे लेकर दादी के घर चले आते हैं। क्यू ने दादी को देखकर ही कहा, अरे तो ये तुम्हारा पोता है, मुझे लगा कि कोई बाहर से आया है, नहीं तो मैं ऐसे परेशान नहीं करती। दादी बोली, देखो तुम्हें कभी भी भूख लगे तो सीधा मेरे पास चले आना, यूं इस तरह अनजान लोगों के बीच में मत जाया करो, किसी दिन कोई तुम्हें बेच देगा। और उस रात के लिए क्यू उन्हीं के घर में रहती है। अगले दिन क्यू ने सान से कहा, तुम्हारी माँ के मुझ पर बहुत उपकार है, इसीलिए मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। मुझे टीआर की एक कमजोरी मालूम है और अगर वो तुम्हें पता लग जाए तो तुम आसानी से उसे अपनी पॉलिसी बेच सकते हो। और फिर वो उन्हें एक घर दिखाती है जहाँ पे साओमी नाम की एक सुंदर सी लड़की रहती है जिसे टीआर पसंद करता है। मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। शाओमी के घर के बाहर की दीवार की मरम्मत हो रही है जहाँ पर टीआर 2 दिन से मजदूरों के भेष में काम कर रहा है। इसी से मालूम पड़ता है कि वो उसे किस हद तक पसंद करता है। फिर क्या था, अगले ही दिन सान और शुआंग टियान के वेयरहाउस पहुंचे और उसे कहा, हमें तुम्हारे इस मजदूरों के भेष के पीछे की कहानी अच्छे से मालूम है और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनते ही टियान पिघल गया और उसे कहा, अगर तुम शाओमी को प्रपोज करने में मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ पे काम करने वाले पूरे 34 लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी तुमसे करवा लूंगा। और फिर सान शुआंग के साथ मिलकर शाओमी का पीछा करने लगता है। उन्होंने देखा कि गांव में जल्द ही एक फेस्टिवल होने वाला है जिसके लिए पहले से ही सभी को टिकट खरीदना पड़ता है, मगर जब तक शाओमी की बारी आई टिकट खत्म हो जाते हैं। ये देखकर शाओमी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। उसे पास से गुजरता देख दोनों मुंह छुपाने के लिए आपस में ही खेलने लगते हैं। और फिर वहाँ पर स्वांग की आंटी आती है जो उन्हें बताती है कि उन्होंने उन दोनों के लिए आने वाली फेस्टिवल्स की 2 टिकटें खरीदी है और वो दोनों उन टिकट्स को लेकर टियान के पास पहुंचे। और इस टिकट के बदले टियान अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सान से करवाने के लिए राजी हो गया। उसने उससे कहा कि इसी तरह काम करते रहो, फिर मैं अपने अंडर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस तुमसे करवा लूंगा। अब एक रात क्यू और शुआन सान के घर पर है, तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। बाहर आकर देखा तो सान अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए रो रहा है। ये देखकर स्वांग बोली, ये रोज अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके रोता है, उसे तो उसकी तस्वीर फाड़कर उसे कब का भूल जाना चाहिए। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सान उसकी तस्वीर फाड़ने ही वाला है। वो तीनों ऊपर से ये देखकर खुश हो जाते हैं, मगर एक बार फिर वो उसकी तस्वीर पकड़कर रोने लगा। अब जब दूसरी बार वो फिर से उसकी तस्वीर फाड़ने की कोशिश करता है, वो तीनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, मगर ये क्या, वो तो उसकी तस्वीर पर किस करके उसे अपने पास संभाल कर रख लेता है। फिर एक दिन शाओमी ने टियान को अपनी साइकिल को साफ करते हुए देखा। टियान उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। तभी शाओमी ने उसे पीछे से आवाज दी। वो धीरे से आया और उसके साइकिल पर फेस्टिवल के 2 टिकटें रखकर वहाँ से भाग गया। और कुछ ही दिनों बाद आ गई फेस्टिवल की रात। टियान हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए, दूसरे हाथ में टिकट थामे शाओमी का इंतजार कर रहा है। आज वो उसे प्रपोज करेगा। उधर छुपकर सान, क्यू और स्वांग भी ये सब देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमी आ जाती है और टियान उसे वो फूलों का गुलदस्ता देता है। शाओमी बोली, पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें गौर कर रही हूँ। कभी मेरे घर के बाहर मजदूरों के भेष में दिखते हो तो कभी मेरी साइकिल साफ करते हुए मिलते हो। मैंने तुम्हें कितना नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर तुम्हारे इन स्वभाव ने मेरा दिल जीत लिया और मैं भी तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन तुम्हारे गैर कानूनी धंधों की वजह से मेरे माँ बाबा कभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तभी टियान ने शाओमी के माँ बाबा से 10 मिनट का वक्त मांगा। वो दौड़ता हुआ कहीं जा रहा है,
गिरते पड़ते वो अपने वेयरहाउस की तरफ भाग रहा है, जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ दौड़ रहा हो। यहाँ इतने में फेस्टिवल खत्म हो गया। सभी लोग ऑडिटोरियम से बाहर आ रहे हैं और तभी आसमान आतिशबाजियों से रोशन हो गया, क्योंकि टियान ने अपने पटाखों और शराब के गैर कानूनी धंधों में आग लगा दी। अपने गैर कानूनी चीजों से भरे गोदाम को उसने जला डाला और फिर साउमी के माँ बाबा के सामने घुटने मोड़कर बैठ गया और कहा, मैंने साउमी के लिए अपने करोड़ों का धंधा बर्बाद कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस साउमी चाहिए। ये सुनकर साउमी भी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और अपने माँ बाबा से कहने लगी, इस इंसान से ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। आप हमारे प्यार को मंजूरी दे दे। और उसके माँ बाबा राजी हो गए। ये नजारा देखकर सान और शुआंग भी आश्चर्यचकित है कि कैसे उन्होंने इन दो प्यार करने वालों को मिला दिया। अब अगले दिन वो दोनों स्वांग की आंटी मिस ल्यू से इंश्योरेंस पॉलिसी साइन करवाने गए। तभी वहां पर मैले कुचले कपड़ों में एक आदमी आया और कुछ कूड़ा करकट मिस ल्यू को देते हुए कहा, ये मेरी बेटी की स्कूल फी है। उसे देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। मिस ल्यू ने बताती है कि ये आदमी मिस्टर यंग है। एक समय में ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मगर इनकी पत्नी को एक लाइलाज बीमारी थी। पत्नी के इलाज के लिए ढेरों पैसे खर्च हुए, यहाँ तक कि उनकी कंपनी भी बंद पड़ गई, मगर मिस्टर यंग अपनी पत्नी को बचा ना सके और इस मानसिक पीड़ा ने उन्हें पागल बना दिया। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक समय ऐसा आया जब वो उसकी स्कूल फीस तक नहीं भर पाते और वो बच्ची लोगों से खाना मांगते हुए अपना पेट भरती। धीरे धीरे सान की इंश्योरेंस पॉलिसी को गांव के कई लोगों ने लेना शुरू कर दिया और फिर एक दिन वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए उसी मसाज पार्लर वाली लड़की टी के पास गया। टी के यहाँ एक ग्राहक आता है जो उसे बहुत पसंद करता है। उसके लिए कभी कभी उपहार भी लेकर आता है। तभी टी का भाई वहाँ पर आ गया और दुकान में तोड़ फोड़ मचाने लगता है। उस ग्राहक ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारी बहन दिन रात मेहनत करके इस पार्लर को चलाती है और इसे मिलने वाले पैसे वो खुद पे न खर्च करके तुम्हें दे देती है, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। टी उस ग्राहक को रोकती है और जल्दी से पैसे लाकर माउजी के सामने रख देती है। माउजी ने उसे कहा कि जल्द से जल्द इस दुकान को बेचकर पैसे का बंटवारा कर दो और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं शुआंग सांग की दादी के कहने पर उनके लिए एक रिकॉर्डर लेकर आई है। दादी सान के लिए कुछ रिकॉर्ड करना चाहती है। उन्होंने सान के बचपन के एक बक्से को खोलकर दिखाया कि एक बार बचपन में उसे परिवार के ऊपर निबंध लिखने को कहा गया, जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। मैं तो पढ़ नहीं सकती, इसीलिए मुझे मालूम नहीं कि उसने इस निबंध में अपने परिवार के बारे में क्या लिखा। क्यों न तुम मुझे आज ये पढ़कर सुनाओ। इतने में दादी की दुकान पर कोई ग्राहक आया और वो उनके पास चली गई। इधर स्वांग ने पढ़ना शुरू किया। लिखा है, मैं जब 4 साल का था, मेरी माँ मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर चली गई। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे मालूम ही नहीं कि माँ कैसी होती है, मगर मैंने देखा कि जब मेरे दोस्त को ठंड लगती है तो उसकी माँ कैसे उसे अपने सीने से लगा लेती है और टियान की माँ तो उसे भर भर कर खाना भेजती है ताकि उसे भूख न लगे। मेरी माँ होती तो शायद वो भी मेरे लिए ये सब करती। इतने में सान की दादी आ गई और स्वांग ने उन्हें निबंध में लिखा केवल वही हिस्सा पढ़कर बताया जो उसने अपने दादी के बारे में लिखा था। सान ने लिखा है कि मेरी दादी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी दादी पूरा दिन काम करती है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और वो मुझे टिफिन में अच्छा अच्छा खाना भी भेजती है। मेरी दादी मेरी सबसे पहली टीचर है। दादी हंसते हुए बोली, ओह, मैंने उसे गिनती सिखाई थी, उसी की बात कर रहा होगा। सान ने आगे लिखा है, दादी की बातें मेरे कानों में संगीत जैसे सुनाई देती है। मैं चाहता हूँ कि दादी हमेशा खुश रहे और हमेशा मेरे पास रहे क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ। छोटे सान की इतनी प्यारी बातें सुनकर दादी अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती। उधर हम देखते हैं कि टी सान से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए राजी हो गई है, मगर वो ये खुद के लिए नहीं, अपने भाई माउजी के लिए खरीदना चाहती है। सान ने बताया कि उसे एक निश्चित राशि पॉलिसी में जमा करनी पड़ेगी, जिसके बाद उसे हर महीने एक निश्चित रकम दी जाएगी। इसी से हमें समझ आता है कि टी चाहे तो ये दुकान कभी भी बेच सकती है, मगर वो इसे जानबूझकर नहीं बेचना चाहती क्योंकि उसे मालूम है कि महीने के अंत में जब उसका भाई पैसे लेने के लिए आता है तो वो उसे एक बार देख तो सकती है। उसे मालूम रहता है कि वो कैसा है, किस हाल में है, क्योंकि एक बड़ी बहन के अलावा माउजी का इस दुनिया में कोई नहीं।
इसीलिए वो महीने भर मेहनत करती है ताकि अपने भाई की देखभाल कर सके। अब जब सान पॉलिसी पेपर साइन करवाने के लिए मौजी के पास गया, वो बोला, मेरी बहन उस दुकान को बेच क्यों नहीं देती? इससे सारे फसाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी। वो ना करके हर महीने ना जाने क्यों मुझे पैसे देती रहती है और अब मेरे नाम कोई बेकार सी पॉलिसी करना चाहती है। सान बोला, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। इतने में मौजी के एक दोस्त ने कहा, पार्लर बंद कर देना ही ठीक है, क्योंकि मसाज पार्लर में आए दिन कैसी कैसी हरकतें होती है, गैर कानूनी किस्म के धंधे होते हैं। ये सुनकर मौजी अपने दोस्तों को मारने लगता है और इस हाथापाई में सान के सर पर चोट लग जाती है। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर चोट मामूली थी। तभी मौजी वहां आकर दस्तखत किए पॉलिसी पेपर्स उसे दे जाता है और क्यू के सर पर प्यार से हाथ भी फेरता है। अब कुछ दिन बाद श्वान देखती है कि गांव के लोग लालटेन लेकर कहीं जा रहे हैं। उसने सान से पूछा तो वो बोला, ये इस गांव की रीति है। जब भी गांव में किसी परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो सभी गांव वाले मिलकर जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक इन लालटेन को लगाया जाता है। उनका मानना है कि ये रोशनी मरे हुए लोगों की आत्मा को वापस आने का रास्ता दिखाती है, लेकिन गांव की पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक रही है क्योंकि इस लालटेन से जंगल में आग लग सकती है। इसी बात पर गांव वालों की उन पुलिस वालों से तू-तू मैं-मैं हो गई। तभी सान आकर उन लोगों को शांत करवाता है और अपनी दादी की दुकान से चार्ज होने वाली लालटेन लाकर देता है, जो कि एक चार्ज में 3 दिन तक जलती है और इससे आग लगने का खतरा भी नहीं है। मगर गांव वालों को बहुत सारे लालटेन की जरूरत है और स्वांग टोकरी भरकर लालटेन लाकर उन्हें देती है। सान एक लालटेन पुलिस ऑफिसर को मुफ्त में भी दे देता है और उन लालटेन को लगाते हुए घर वापसी में सान की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से हो जाती है। वो उसे कहती है, तुमने अपने गांव के बारे में जितना बताया था ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सान को चुपचाप खड़ा देख अब उसकी गर्लफ्रेंड बोली, तुम चाहो तो हम एक साथ खाना खा सकते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखकर नन्ही क्यों बोली, तुम मेरे मम्मी पापा को परेशान कर रही हो, इसीलिए नानी के घर जाने की जरूरत नहीं, सभी मेरे घर चलो। अब सभी क्यू के घर पर बैठे हैं। सान की गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ शहर चलने को कह रही है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसका भविष्य उज्जवल है। मगर स्वांग का कहना है कि वो शहर में बहुत बुरी हालत में था और गांव आकर वो खुश है और यहाँ पर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का टारगेट भी पूरा हो रहा है। तब सान की एक्स गर्लफ्रेंड ने स्वांग से पूछा कि तुम इसकी कौन लगती हो? स्वांग ने सान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इसे बताओगे कि हमारा रिश्ता क्या है? सान को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वहाँ से भागकर क्यू के पास चला आया। क्यू उन सभी के लिए चाउमीन बना रही है। वो सान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर सान उसे कुछ पैसे घूस देता है और वो उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठने देती है। फिर सान उनके लिए चाउमीन लेकर गया। अब की बार स्वांग ने उससे पूछा, क्या तुम अभी भी इस लड़की से प्यार करते हो? सान फिर से वहाँ से भागकर क्यू के पास चला आया और उसे वहाँ थोड़ी देर रहने के लिए फिर से घूस दिया। इतने में बारिश उतर आई। सान दौड़कर उनके पास आता है और इस बार वो छाता लेकर स्वान के साथ खड़ा हो गया। यानी कि बात साफ है, घर आकर भी स्वान का गुस्सा नहीं उतरा। वो पूरे घर के चक्कर लगा रही है। छोटी क्यू भी उसके पीछे पीछे घूम रही है। स्वान की पूछने पर कि वो इतना गुस्सा क्यों है, क्यू बोली, क्योंकि तुम्हें गुस्से में देखकर मुझे भी गुस्सा आ रहा है। और फिर वो दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वो लड़की सान को अलविदा कहकर चली जाती है। स्वांग ने पूछा, तुम उसे रोकोगे नहीं? सान बोला, जाने वाले को कौन रोक सकता है। और वो तीनों घर की तरफ लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से सान और स्वांग और ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे। धीरे धीरे सान का पॉलिसी टारगेट भी पूरा होता जा रहा है। सान जब भी काम करते हुए सो जाता, स्वांग उसे घंटों तक निहारती रहती। वो कोई ड्राइंग बना रही है, मगर सान जब भी उसे देखने की कोशिश करता वो छुपा लेती। इस तरह दिन बीतने लगे और एक दिन सान की इंश्योरेंस पॉलिसी का टारगेट भी पूरा हो गया। उस रात दादी के साथ मिलकर वो सभी जश्न मनाते हैं। दादी चाहती है कि सान इसी गांव में रहे और उसे वादा लेती है कि वो हर गर्मियों की छुट्टी में गांव जरूर आएगा। सान भी अपनी दादी माँ से वादा करता है कि वो एक दिन गांव जरूर लौट आएगा और तब तक के लिए हर गर्मियों की छुट्टी में वो अपनी दादी से मिलने आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि योंग कचड़े की पेटी में खाना ढूंढ रहा है। ये देखकर माउजी ने उसे धक्का देकर पेटी से बाहर निकाला और उसे कुछ खाने को दिया। वो उसे कहता है कि जानते हो, तुम्हारी और मेरी हालत बिल्कुल एक जैसी है। तुम अपनी बेटी पर बोझ हो
और मैं अपनी बहन पर। दरअसल मौजी भी किसी एक समय पर योंग की ही फैक्ट्री में काम किया करता था, मगर फैक्ट्री बंद हो जाने की वजह से दोनों ही बेरोजगार हो गए। मौजी उसे दुखी होकर कहता है, मुझे लगता है हम दोनों को ही मर जाना चाहिए। अब इधर हम देखते हैं कि एक दिन मौजी की बहन टी की उसी ग्राहक से शादी हो गई जो उसे पसंद किया करता था, और उसने वो दुकान अपने भाई मौजी के नाम कर दी। जल्द ही वो शहर जाकर अपना नया परिवार शुरू करेगी। उधर दादी को शादी में आने में देरी होता देख सान उन्हें फोन करता है। दादी ने कहा कि वो पैसे उठाकर जल्दी आ जाएगी, और उसी बैंक में शाओमी काम करती है जो कि किसी कस्टमर को सान के पॉलिसी के बारे में बता रही है। तभी हम देखते हैं कि योंग अपने कचड़े की पेटी लेकर बैंक में घुस आया है और उन्हीं कूड़े करकट को काउंटर पर जमा करवाकर पैसे मांग रहा है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फीस भरनी है। शाओमी उसे शांत कराकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, मगर वो एक हथौड़ा निकालकर लोगों को डराने लगता है, और इसी हाथापाई में उस हथौड़े की मार की चोट शाओमी को लग जाती है और वो बेहोश हो गई। ये देखकर पुलिस ने योंग पर गोली चला दी, और ये सारी घटना दादी से बात कर रहा सान फोन के लाउडस्पीकर पर सुन रहा था, जिसे सुनते ही क्यू दौड़ पड़ती है और हमें यहाँ पहली बार पता चलता है कि क्यू दरअसल योंग की बेटी है। पिता की मौत के बाद क्यू बिल्कुल शांत हो गई। सान उसे गोद लेना चाहता था, मगर शादीशुदा ना होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं, इसीलिए वो उसे एक हॉस्टल में भर्ती करवा देता है जहाँ पर उसकी देख रेख अच्छे से होगी। और दूसरी तरफ हमें मालूम पड़ता है कि टी ने दरअसल बहुत समय पहले ही ये दुकान अपने भाई मौजी के नाम कर दी थी, मगर कहीं दुकान बेचकर उन पैसों को जुए में ना उड़ा दे, इसीलिए उसे बताया नहीं था। उधर शाओमी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, मगर उसके चेहरे पर एक दाग रह गया है। वो टियान से कहती है कि अब वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं। टियान ने कहा कि वो हमेशा उसके लिए सबसे खूबसूरत है। ये सुनकर शाओमी उसे गले से लगा लेती है। वो समझ चुकी है कि इस इंसान से ज्यादा इस दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे कभी गंवाना नहीं चाहेगी। धीरे धीरे सर्दियां आ गई और एक दिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सान को यहाँ मालूम पड़ता है कि दादी को दरअसल ब्रेन ट्यूमर है, जो कि दादी को पहले से मालूम था। और फिर कहानी 6 महीने पीछे लौट गई, जब डॉक्टर ने दादी को इस बीमारी के बारे में बताया था और कहा था कि अपने परिवारजनों से, प्यार करने वालों से मिल लेने के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। फिर एक दिन दादी की दुकान पर मिस्टर योंग आए। वो दादी से सिगरेट मांगता है और कहता है, मेरे पास पैसे तो है पर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद गर्मियां आने वाली है, जब मेरी पत्नी आसमान से उतर आएगी और शायद मेरी बेटी भी मेरे पास वापस आ जाए। उन्हें बहुत कुछ खरीद कर देना है, इसीलिए अभी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। उसकी बातें सुनकर दादी को सान की याद आ जाती है और कुछ दिनों के लिए वो उसे अपने पास लाना चाहती है। और ये सोचकर दादी अपनी 3 पहियों वाली गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। गांव, नदी, जंगल पार करते हुए दादी शहर तक पहुंची। किसी से पूछकर जब दादी सान के घर तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो शराब के नशे में चूर बैठा हुआ है। ये वही दिन था जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, और उसी दिन पार्टी में बॉस से भी उसकी बहस हो गई। नशे में सान बोल रहा है, आज मैं पूरी तरह हार गया हूँ, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। दादी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। 2 साल हो गए मैंने दादी को नहीं देखा। मैं गांव जाना चाहता हूँ, दादी के पास। ये सुनकर दादी उसका सामान गाड़ी में लाती है और सान को पीठ में उठाकर गाड़ी तक ले आई। दादी से सान की हालत देखी नहीं गई और वो उसे अपने साथ गांव ले आती है। सान को डॉक्टर से पता चला कि उसकी दादी अब कुछ एक दिन की मेहमान है। सान और स्वांग मिलकर दादी का पूरा ख्याल रख रहे हैं, और उसके कुछ ही दिन बाद दादी चल बसी। सान पूरी तरह से टूट गया। अब वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है। गांव की रीति के मुताबिक वो एक लालटेन लेकर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा और वो चीख चीख कर रोते हुए कहने लगा, दादी तुम बहुत बुरी हो, तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए काम किया, लेकिन आखिरी वक्त पर भी जब तुम बीमार थी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। हंसते हुए सारा दर्द खुद सहती रही। मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करूंगा। और ये कहते कहते सान जोर जोर से रोने लगा। तभी हम देखते हैं कि गर्म ब्लैंकेट पीठ में लादे हुए स्वांग वहां पहुंची और वो पूरी रात वहीं बैठे गुजार देते हैं। कुछ दिनों से स्वांग देख रही है कि सान ने अपना ख्याल रखना पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो ठीक से कुछ खाता पीता नहीं, इसीलिए वो रोज उसके लिए खाना बनाकर ले आया करती। और फिर धीरे धीरे सर्दियां खत्म हो गई। एक दिन स्वांग
सान के दरवाजे के बाहर खड़ी है, मगर उसे दरवाजा खोलने से मना कर देती है, नहीं तो वो उसे जो कहने आई है वो कह नहीं पाएगी। स्वांग ने बताया कि जल्द ही उसकी आखिरी सर्जरी है, जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है। मेरे आखिरी दिनों में माँ ने कहा कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, इसीलिए गांव चली आई, इस उम्मीद में कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। दादी ने मुझे बताया था कि उस दिन तुम मेरे लिए जुगनू पकड़ने गए थे, वो खाली डब्बा मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। अगर जिंदा रही तो जरूर लौट आऊंगी, तुम्ही से शादी करूंगी और अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में बिता दूंगी। इसीलिए मुझसे वादा करो कि अपना ख्याल रखोगे, खाना पीना ठीक से खाओगे और वादा करो कि मुझे कभी ढूंढते हुए नहीं आओगे, क्योंकि अगर मैं जिंदा नहीं रही तो तुम टूट जाओगे। सान उसकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाते हुए वादा करता है। इस तरह कई महीने गुजर गए। सान अब शहर लौट आया है। उसने अपने 1 साल में 1000 पॉलिसी बेचने के टारगेट को पूरा कर दिया है, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन भी हो गया है। सान अक्सर एक कैफे में बैठकर अकेले समय गुजारता है। एक दिन कैफे की तरफ से सभी को फ्री केक्स दिए जा रहे हैं और वो इसीलिए क्योंकि गर्मियां शुरू होने वाली है। गर्मियों का नाम सुनते ही सान को याद आता है अपना गांव और दादी, और वो उसी दिन की बस पकड़कर गांव चला आता है। अकेले घर में बैठे हुए उसे एक टेप रिकॉर्डर मिला जो स्वांग ने उसकी दादी को लाकर दिया था। दादी ने उसमें सान के लिए कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हमेशा अपना ख्याल रखना, मुझे ज्यादा याद मत करना, और अगर तुम्हारी माँ कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटना चाहे तो उन्हें खुले दिल से अपना लेना। इसके बाद सान क्योंकि स्कूलों से मिलने जाता है। आज उनका स्पोर्ट्स डे है, मगर वो उन दोनों से बहुत नाराज है क्योंकि उन दोनों में से कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। वो सान के गले लगकर कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो अपने माँ बाबा के पास रहना चाहती है, यानी कि वो सान और स्वांग के पास रहना चाहती है। सान उसे वादा करता है कि वो जल्द ही स्वांग को ले आएगा, और वो अपने वादे के खिलाफ सीधा स्वांग से मिलने उसके घर पहुंचा। स्वांग की माँ ने उसे बताया कि सर्जरी के बाद वो एक तस्वीर को पूरा करने में लगी हुई थी, जिसे वो सालों से बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा था कि इसके मायने सिर्फ तुम ही समझ पाओगे। सान ने देखा कि वो उनके गांव की बिताई हुई यादों की तस्वीर है, जो वक्त कभी उन दोनों ने साथ बिताए थे। और तभी पीछे से स्वांग ने उसे आवाज दी, यानी कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वो हर गर्मियों की छुट्टी में गांव आया करते, और फिर एक दिन वो दोनों शादी करके क्यू को गोद ले लेते हैं और हमेशा के लिए इस गांव में आकर बस जाते हैं। इसके साथ ही ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।